नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल कोड। दोस्तों रिसेंटली अगर आप लोग देखो ना तो 19 समिट ऑफ नैम यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है वो हुआ है युगांडा के कंपाला, जो वहाँ की कैपिटल सिटी है वहाँ पर। और ये जो समिट था, ये अगर आप लोग जानते होंगे तो पिछले कुछ दिनों से न्यूज़ में इसलिए बना था क्योंकि इसने इसराइल का जो एक्शन है गाज़ा में उसको कंडेम किया है। इसके बहुत से कंट्रीज़ ने इसराइल जो कर रहा है गाज़ा में उसको कंडेम किया था, उसको गलत ठहराया था। लेकिन अभी अगर आप लोग देखो ना तो एक दूसरा कारण है जिसकी वजह से ये न्यूज़ में बना हुआ है पिछले कुछ दिनों से, आप लोग ऐसा कह सकते हो। हुआ क्या है कि युगांडा के ही जो प्रेसिडेंट है जिनका नाम है यूवेरी मुसेवेनी, इनने हाल में इंडियंस को लेके एक आप लोग कह सकते हो स्टेटमेंट दिया था। हिंदू का ये आर्टिकल है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। इसमें लिखा है कि एक्सपल्शन ऑफ इंडियंस फ्रॉम युगांडा बाय ईदी अमीन वाज अ मिस्टेक। यानी कि ये कहता है कि इंडियंस को जो भगाया गया था युगांडा से ईदी अमीन द्वारा, ईदी अमीन को नहीं आप जानते तो आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा, घबराने वाली बात नहीं है। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी, ऐसा ये Uganda was moving very well in the 1960s. Then we had a man called Idi Amin. I don't know whether you heard of him. He was a soldier, a British soldier, poor, no education. He came and took over the government. We decided to fight him. But in a very short time, he expelled our Asians. There were Asian people who had come from Asia and settled here, especially India, Pakistan. This property here, this is a joint venture between the government and one of those people, one of our Indian origin people. Idi Amin expelled all this. And yet they were a very active investment group. They were in sugar, they were in hotels, they were in steel production. So here you had a leader of a NAM country undermining his own economy. तो ये देखा आप लोग ने, जैसे कि ये कहते हैं कि इंडियंस को हटाना युगांडा से बहुत बड़ा मिस्टेक था। और अगर आप लोग को नहीं पता तो मैं बता दूं कि ईदी अमीन जो है उसके द्वारा ये किया गया था। दरअसल ईदी अमीन जो है एक आप लोग कह सकते हो युगांडा में मिलिट्री ऑफिसर हुआ करता था। बाद में इसने फोर्सफुली आप लोग कह सकते हो जो पावर है वो कैप्चर कर लिया जब इसको पता लगा कि जो इसके अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन है करप्शन को लेके वो कराई जा रही है, वो बिठाई जा रही है। तो इसने क्या किया कि कूप जो है कंट्री में वही कर दिया और पूरा जो प्रेसिडेंट है उनको हटा दिया और पावर अपने हाथ में ले लिया। फिर 1971 से लेके 1979 तक जब फाइनली इसको हटाया गया तो तब तक इसने रूल किया यहाँ पर। और इस बीच अगर आप लोग देखो ना तो बहुत से उल्टे सीधे डिसीजन जो है वो लिए गए थे इसके द्वारा। इस डिसीजन का नतीजा है जो पूरा युगांडा था वो आप लोग कह सकते हो इकोनॉमिकली क्रिपल्ड कर गया था। पूरा वहाँ पर जो सिचुएशन थी बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। सबसे पहले तो थोड़ा बहुत इसके बारे में और मैं आप लोग को बताऊँ ना, तो ये जो ईदी अमीन था इसने खुद से इस चीज़ को एक्सेप्ट किया था कि ये कैनिबलिज्म करता है। कैनिबलिज्म आप लोग को मैं बताऊं कि मतलब है इसका कि ये इंसानों का मीट खाता है। एक स्पीसीज अगर अपनी स्पीसीज की जो मीट है उसको खाए तो इसको कैनिबलिज्म कहते हैं। तो इसका फ्रीज वगैरह जो था उसमें किसी के द्वारा पाया गया था इंसानों का मीट। इस तरह की भी स्टोरी मैंने पहले काफ़ी सुनी हुई है। आई एम नॉट श्योर कितना सच है कितना नहीं, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि इसने खुद से एक्सेप्ट किया था कि ये कैनिबलिज्म करता है और सब इस चीज़ को मानते भी हैं। बहुत ज़्यादा इस चीज़ को वाइडली एक्सेप्ट किया जाता है कि ये इंसानों का मीट जो है वो खाता है। तो काफ़ी ज़्यादा दहशत भरा ये समय था युगांडा के लिए और बहुत से इसने उटपटांग डिसीजन लिए थे। आप लोग को ऑपरेशन एंटेबे आपने नाम सुना है? दरअसल एक फ्लाइट थी जिसमें बहुत से इजरायलीज बैठे थे, इसको पूरा हाईजैक कर लिया गया था। इसराइल के साथ डील करनी थी जो हाईजैकर थे उनको। तो उन लोग के दिमाग में क्वेश्चन आया कि इसको कहाँ फिर हम लोग रखें। तो युगांडा का जो उस समय का प्रेसिडेंट था यही ईदी अमीन, इसने बोला कि आप ये जो फ्लाइट है ये हमारे यहाँ ले आनो, और यहाँ पर फिर इनने रखा था। के बाद क्या हुआ कि इसराइल की जो आप लोग कह सकते हो मोसाद है या बाकी सिक्योरिटी एजेंसी है, उनने दुनिया का मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा खतरनाक ऑपरेशन जो है उसे अंजाम दिया और सारे यहाँ पर जो ये मिलिटेंट्स है जिनने ये हाईजैक किया था इनको मार के ये यहाँ से जो फ्लाइट है इसको लेके गए। तो इस तरीके के ऑपरेशन जो है इसराइल ने किया था और इसको युगांडा में आप लोग कह सकते हो सेफ हेवन देना इस फ्लाइट को, इन हाईजैकर को, ये डिसीजन था इसका। खैर ये तो मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप लोग को बता दिया, लेकिन इस तरीके के बहुत से उटपटांग डिसीजन जो है इसने अपने टाइम पे लिए हैं, जिसमें से एक डिसीजन इसका था 4 अगस्त 1971 को इसने अनाउंस किया था कि जितने भी एशियन हैं
आप लोग को सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये जो वेस्ट अफ्रीका वाली कंट्रीज है ना, इसमें अगर आप लोग देखो तो जो साउथ एशिया के लोग हैं, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव भी आप लोग कह लो, इनको ही एशियन समझा जाता है। यूएसए वगैरह का अलग वहाँ पर वो है, वहाँ पर चाइनीज तरीके के दिखने वाले जो लोग हैं उनको एशियन कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर इंडियंस लोगों को, इस तरीके के लोगों को एशियन कहा जाता है। तो 4 अगस्त 1971 को इसने अनाउंस किया था कि जितने भी एशियन यहाँ पर है, एशियन का मतलब आप समझ गए होंगे, वो अपना सारा सामान छोड़ के, कुछ इसने अलाउ किया था कि 120 यूएस डॉलर और लगभग 220 केजी सामान जो है वो आप ले जा सकते हो, इसमें सोना वगैरह जो ले जाना ले जा सकते हो, बाकी सब सामान यहाँ पर छोड़ दो और 90 दिन के अंदर ये जो कंट्री है इसको खाली कर दो, नहीं तो ये फिर कॉन्सेंट्रेशन कैंप जैसे कि हिटलर का हुआ करता था ज्यूज के लिए, उसमें इंडियंस को डाल देगा। इंडियंस ही मैं बार बार इसलिए यूज कर रहा हूँ एशियन की जगह, क्योंकि अगर आप लोग देखो ना तो सबसे ज्यादा मैं कहूँगा कि इंडियंस जो थे वही यहाँ पर रहते थे। 80,000 इंडियंस जो है उस टाइम पे यहाँ पर रहते थे, और कुछ हजार आप लोग कह सकते हो पाकिस्तान और बांग्लादेश, बांग्लादेश तो अभी बना भी नहीं था, यहाँ के जो लोग हैं वो रहते थे। और ये कम्युनिटी इतना ज़्यादा उस समय पावरफुल थी, आप लोग कह सकते हो युगांडा में, कि जितना भी टैक्स कलेक्शन होता था ना युगांडा की गवर्नमेंट का, उसका 90% शेयर जो है वो आता था इन्हीं लोगों द्वारा। 1% पॉपुलेशन थी टोटल युगांडा की, आप लोग कह सकते हो, लेकिन 1/5 ऑफ इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूशन था वो इनका था। 90% बिजनेस युगांडा का जो था वो इंडियंस ही संभालते थे। पाकिस्तानीज भी कुछ थे लेकिन ये उतने नहीं थे, आप लोग कह सकते हो इंडियंस ही संभालते थे। तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, आप लोग कह सकते हो, युगांडा की इकोनॉमी में इन इंडियंस का द्वारा। अब हो सकता है आपके मन में ये सवाल आ रहा हो कि ये इंडियंस जो है ये पहुंचे कैसे युगांडा में, वहां पर ये कब से रह रहे थे, क्यों रह रहे थे, क्या पूरा ये सिस्टम था। तो इसमें मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोगों को पता है इंडिया पे ब्रिटिशर्स ने राज किया था, और इसी तरीके से अगर आप लोग देखो ना तो युगांडा भी एक टाइप पे ब्रिटिश की कॉलोनी हुआ करती थी। और ये टाइम है 1890s का, जब ब्रिटिशर जो है उनने सोचा कि युगांडा में भी हम लोग रेलवे लाइन जो है वो बिछाएंगे। ऑफकोर्स ये सब अपने फायदे के लिए ही करते थे, ये कंट्री से इनको कोई भी आप लोग कह सकते हो अटैचमेंट नहीं थी कि उसकी डेवलपमेंट होगी। कुछ फायदा देखा होगा ब्रिटिशर्स ने, इसलिए इन्हें कहा था कि हम यहाँ पर रेलवे लाइन बिछाएंगे, और उसके लिए आप लोग कह सकते हो जब वर्कर्स और लेबर्स की जरूरत पड़ी तो फोर्सफुली भी या फिर झूठा मूठा वादा करके भी काफ़ी इंडियंस को यहाँ से लेके जाया गया वहाँ पर काम कराने के लिए। कुछ मर्जी से भी गए होंगे, जरूरी नहीं है सब वैसे ही गए हों, तो इनको वहाँ पर लेके जाया गया काम कराने। और जब काम खत्म हुआ तो कुछ लोग लौट के आ गए, कुछ वहीं पर सेटल हो गए। इस तरह से जो आज के टाइम में आप लोग देखो ना, तो आज के टाइम में नहीं, ये जो 1970s का टाइम था, उस टाइम पे इनकी जो फैमिलीज थी ये आगे बढ़ी, और इन्हीं की वजह से 80,000 इंडियंस जो थे वो यहाँ पर थे, आप लोग ऐसा कह सकते हो। नाउ अब हो सकता है एक सवाल आपके मन में यह आ रहा होगा कि इतना ज़्यादा नफरत का कारण क्या था, क्यों ईदी अमीन जो है वो पूरी तरीके से नफरत करता था, आप लोग ऐसा कह सकते हो, इंडियंस से। क्यों इनको भागने की बात की, सारी प्रॉपर्टीज इनकी जो है उनको छोड़ के इसने कहा कि आप लोग यहाँ से भाग जाओ। आप लोगों को मैं बता दूं कि 5,000 से ज़्यादा जो बिजनेसेस थे, जो फैक्ट्रीज थी, वो इंडियंस छोड़ के आए थे वहाँ पर। तो इसका रीज़न क्या था, क्यों इतना हेटर था, तो इसके बारे में मैं आप लोग को बताऊँ ना कि जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि इंडियन जो कंट्री थी, वो इंडियंस जो लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट थे, आप लोग कह सकते हो वहाँ पर। इकोनॉमी का बहुत बड़ा चंक जो है वो इंडियंस के पास था, और इससे थोड़ा बहुत ज्वेलस होगा इसके अंदर, ईदी अमीन के अंदर, और अपने लोगों के अंदर इसने इस तरीके की विचारधारा फैला दी कि इंडियन जो है वो ब्लड सकर होते हैं, ये युगांडा को लूट रहे हैं, सारा इकोनॉमी का कंट्रोल इनके पास है, और जो गरीब जो ओरिजिनल वहाँ के लोग हैं, ब्लैक पीपल जो है अफ्रीका के, वो सफ़र कर रहे हैं। इसका कहना था कि मेरा मिशन है इंडियंस को यहाँ से भगा देना, एशियंस को यहाँ से भगा देना, और पूरी इकोनॉमी जो है वो वापस अपने लोग जो हैं यानी कि ब्लैक पीपल जो है उनको वापस देना। और इस तरीके की ये बातें करता था कि गॉड आए थे मेरे सपने पे, उनने मेरे को भी ये काम दिया कि तुम ऐसा करो, उसके बाद मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो ब्लैक पीपल को प्रॉस्पेरस बनाने के लिए इसका कहना था कि ये ऐसा कर रहा है, लेकिन हुआ क्या, इसका ठीक उल्टा, आप लोग ऐसा कह सकते हो। ये डिसीजन जब लिया गया था इसके कुछ ही साल के बाद, सिर्फ 3 साल में अगर आप लोग देखो ना, तो 1971 से लेके 1975 का जो साल था, उसमें युगांडा की जो इकोनॉमी थी वो 5% कम हो गई इन्हीं साल के बीच में। और बहुत सी कंट्री जैसे कि यूके, इंडिया और इस तरीके की और भी कंट्री जो थी, इनने अपने जो रिलेशन है वो पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया युगांडा के साथ। और यहाँ के जो लोग थे वो बिजनेसेस आप लोग कह सकते हो संभाल भी नहीं पाए, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं था, उनको समझ नहीं थी,
उतना एजुकेशन का लेवल नहीं था, तो ये वो बिजनेस संभाल भी नहीं पाए। तो पूरी तरीके से इकोनॉमी जो है युगांडा की वो क्रिपल कर गई, और आप लोग कह सकते हो कि बहुत बुरा फेस जो है वो देखा युगांडा ने इस बीच में। उसके बाद इस तरीके की भी न्यूज़ आने लगी लोगों के बीच में कि ये कैनिबलिज्म करता है, तो काफ़ी ज़्यादा दहशत में रहने लगे युगांडा के जो लोग थे उस टाइम पे। और आप लोग को मैं बताऊँ ना, आज के टाइम में क्या हो रहा है कि जो लोग यहाँ से जो इंडिया से यहाँ से भगाए गए थे, वो अब बहुत से उनमें से ऐसे हैं जो काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी बन चुके हैं। प्रीति पटेल, आई होप आप लोग जानते होंगे, ये यूके की होम सेक्रेटरी रह चुकी हैं। तो ये भी एक इन्हीं में से थी, और इस तरह के बहुत से लोग जो है ना दुनिया भर में जो जाके बसे थे, कुछ यूके चले गए, कुछ कनाडा, कुछ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश आ गए थे। तो अब ये लोग जो है उभर के आप लोग कह सकते हो सामने आ रहे हैं। अब इनके द्वारा इसके बारे में बात की जा रही है, और अब ये जो चीज़ें हैं ये ज़्यादा चर्चा में आ रही हैं कि कैसे 1971 के टाइम में इंडियंस को भगाया गया था यहाँ से। तो ये पूरा सिस्टम है, आप लोग ऐसा कह सकते हो। और फिर इसके बाद जो ईदी अमीन है, इसको हटा दिया जाता है 1979 में, और 1986 में 6-7 साल के बाद एक नए प्रेसिडेंट बनते हैं युगांडा के, जिनका नाम होता है योवेरी मुसेवेनी। ये थोड़ा बहुत जो कोर्स करेक्शन है युगांडा की पॉलिसी में वो भी करते हैं। ये कुछ इंडियंस को वापस भी बुलाते हैं, सबको बुलाया होगा लेकिन सब नहीं गए, कुछ जो है वो गए। और आज के टाइम में फिर आप लोग कह सकते हो कि 35,000 जो इंडियंस है वो रहता है युगांडा में, और आज भी ये दोबारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो पावर है और वो बन चुके हैं युगांडा की इकोनॉमी में। काफ़ी बड़ा जो बिजनेसेस है, काफ़ी बड़े-बड़े बिजनेसेस, और जो है वो ये ओन करते हैं। युगांडा की इकोनॉमी में एक बार फिर से काफ़ी बड़ा सपोर्ट जो है वो ये इंडियंस जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। ये आगे ये भी बोलते हैं अपने स्टेटमेंट में कि किसी का नाम ये लेते हैं, मैंने पूछा उससे तो कि कितने फैक्ट्रीज जो है वो इन इंडियंस ने लगाई जो वापस आए थे युगांडा में, तो उसने बताया कि 900 फैक्ट्रीज जो है वो यहाँ पर इंडियंस लोग दोबारा लगा चुके। When we kicked out all these people and we came into government, we brought back, we give back the properties of our Asian citizens and non-citizens that Idi Amin had taken. We give them back. We had a hot debate in Parliament. Some people saying this, some other. We said no. They must get back their properties, and they got their properties. This one here is one of those people who came back as soon as he heard that we had given him. He came back from. He was in London. He came back here. And the other day, I was asking our people, how many factories have been built by our Indian returnees? They told me 900 factories. तो इस चीज़ की ये तारीफ करते हैं और इस तरीके की बातें करते हैं कि जो ये डिसीजन था ईदी अमीन का इंडियंस को वापस भेजने का, इंडियंस को भगाने का यहाँ से, ये बहुत ज़्यादा गलत था। अब यहाँ मैं आप लोग को बताऊँ ना, तो देखो ये चीज़ अगर आप लोग देखो एक ही नहीं 2-3 बार हो चुका है कि जहाँ से इंडियंस को इस तरीके की बातें की गई है, इंडियंस को भगाया गया है, इंडियंस आउट कैंपेन चलाया गया है, वहाँ पर अगर आप लोग देखो ना तो इकोनॉमी को एक बहुत बड़ी मार जो है वो झेलनी पड़ी है। इंडियंस एक बहुत बड़ा आप लोग कह सकते हो लेबर्स सप्लाई का सोर्स है, आप लोग कह सकते हो। अब कहीं से अगर इंडियंस को भगाओगे तो लेबर शॉर्टेज वहाँ पर होगी, प्लस इंडियंस स्मार्ट भी होते हैं। मैं नहीं कह रहा विदेशी मीडिया वगैरह, विदेशी एजेंसीज वगैरह इस तरीके की बातें करते हैं, ये हर काम में, ज़्यादातर काम में माहिर होते हैं। तो पूरा जो जहाँ ये रहते हैं इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देते हैं। अब इनको जब वहाँ से निकाला जाएगा तो जाहिर सी बात है वो इकोनॉमी में जो ये कंट्रीब्यूशन ये देते थे वो माइनस हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर आप लोग देखो ना, श्रीलंका का भी हाल हुआ था। श्रीलंका में भी एक टाइम पे अगर आप लोग देखो तो इंडिया के काफ़ी ज़्यादा अगेंस्ट में, हालांकि वहाँ से इंडियंस को भगाया नहीं गया था, लेकिन वहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो एक टाइम पे काफ़ी ज़्यादा एंटी इंडिया हो चुकी थी। जो राजपक्सा लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा प्रो चाइना थे, आप लोग ऐसे कह सकते हैं। लेकिन हुआ क्या कि उसकी भी इकोनॉमी को ये चीज़ जो है वो झेलना पड़ा। तो आप लोग कह सकते हो कि ये चीज़ मैं बहुत टाइम से नोटिस कर रहा हूँ कि जहाँ पर इस तरीके की चीज़ें जो है वो हुई है, वहाँ पर जो इकोनॉमी की मार है उस कंट्री को झेलना पड़ा है। और आई होप कि मालदीव्स हो गया, बांग्लादेश जैसी कंट्री हो गई, ये चीज़ इसको समझे और इससे थोड़ा समझ ले। बाकी इस वीडियो को यहाँ पर करूँगा मैं ख़त्म। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दैट्स ऑल।